गुड आफ्टरनून बच्चों। 8th क्लास का चैप्टर ले रहा हूँ आज मैं, एसएसटी का, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड आई थिंक दिस चैप्टर इज़ वेरी typical chapter for 8th class students. As students, I get the information and opinion from the student, but I don't think that this chapter is very hard chapter. The problem is these students are not habitual to read the newspaper और अखबार वगैरह पढ़ते नहीं है, वो न्यूज़ सुनते नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि यार ये नई चीज़ें कहाँ से हैं इस चैप्टर में। तो मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, what were the problems I was facing, what were the issues raised in India, and how the existing government, the first Prime Minister of Honorable Pandit Jawaharlal Nehru, how the Pandit ji solved these issues, and what was the model present by Pandit ji. तो पहली चीज़ यहाँ पर टॉपिक है हमारे है रिफ्यूजी क्राइसिस। बच्चों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क बनने के बाद अब ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया था कि कौन लोग हिंदुस्तान रहेंगे, कौन लोग पाकिस्तान जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी खुली छूट थी कि अगर आप इंडिया रहना चाहते हैं, मुस्लिम भाइयों को भी कहा गया यू कैन स्टे इन इंडिया, और अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट और लोगों ने अपनी नीड को समझा और उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की तरफ मर्ज करना, मूवमेंट करना चालू कर दिया। बट कुछ लोग जो थे, या तो उनकी खुद की व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स थी और उनके साथ प्रॉब्लम रही दोनों मुल्कों की तरफ से ही कि वो इंडिया में भी शामिल नहीं हो पाए और एक रिफ्यूजी की तरह, एक शरणार्थी की तरह वो इधर उधर माइग्रेट होते रहे। तो उनकी प्रॉब्लम कैसे करनी है, कैसे उनको सोल्व करना है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए और उनके पुनर्वास मतलब उनको वापस अपने जिस कंट्री में रहना चाहते हैं उस कंट्री में उनको सेटल किया, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान और भारतीय नेताओं ने बहुत कुशलता से दोनों इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। दूसरी जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, आई वांट टू से प्रिंसली स्टेट किसे कहते हैं। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जो इंडिपेंडेंस के समय इंडिपेंडेंट रूलर के अंडर में थे, देसी रियासतें थी। वो 562 प्रिंसली स्टेट थे एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। ये उनके इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे उनको कन्विंस करें कि आप इंडिया का हिस्सा बने। ये जरूरी था कि इंडिया की यूनिटी के लिए उन सबका इंडिया में मर्ज होना जरूरी था, और इसके लिए हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल साहब, जो फर्स्ट होम मिनिस्टर एज वेल फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अपॉइंट किया, उनको असाइन किया इस काम के लिए। और पटेल साहब ने बड़ी कुशलता से, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, बहुत कुशलता से इन सब प्रिंसली स्टेट को इंडिया का हिस्सा बनाया और इंडिया के यूनियन का पार्ट बनाया। बट आपके चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट थे जिनको मर्ज करने में कुछ परेशानियां हुई, बाद में हमने काफ़ी हद तक सोल्व कर दिया। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। बच्चों बता दूं मैं आपको एक बात कि हैदराबाद के निज़ाम साहब इंटरेस्टेड है पाकिस्तान मर्ज होने के लिए, लेकिन ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से सरदार पटेल साहब ने कन्विंस किया उनको और वो फाइनली मान गए। इसमें कुछ कूटनीति चालें चलनी पड़ी जो कि पॉलिटिक्स में चलती हैं, और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। जूनागढ़ की भी कुछ इच्छा थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन ज्योग्राफिकल हिसाब से मैंने बताया कि उसको भी इंडिया में मिलना था और वो भी इंडिया का हिस्सा बन गया। बहुत बड़ी कहानी है इनके पीछे, यहाँ वीडियो में मैं इतनी लंबी कहानियाँ नहीं बता सकता। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। बच्चों, शायद मेरे ख्याल से आप अपने जन्म के साथ ही, और मैं भी शायद अपने जन्म के साथ ये सुन रहा हूँ कि कश्मीर हमारा है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ दूसरे कंट्री, हमारा पड़ोसी मुल्क कहता है कश्मीर हमारा है। कश्मीर की छोटी सी स्टोरी बता दूँ। कश्मीर की प्रॉब्लम ये थी कि कश्मीर के राजा तो थे हिंदू और वहाँ की पब्लिक थी मुस्लिम, और वहाँ की पब्लिक चाहती थी पाकिस्तान मिलना, लेकिन कुछ कश्मीर शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है, इस बात को कहते हुए मुझे गर्व फील होता है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी लोगों की, कुछ मिलिटेंट्स की हरकतों से वो एरिया डिस्प्यूट बन गया और वो कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तानियों का है। लेकिन वो प्रॉब्लम बाद में यूएन में चली गई और अभी वो यूएन में पेंडिंग है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि कश्मीर हमारा नहीं है, कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कश्मीर के कुछ हिस्से पर अधिकार कर रखा है, जिसपे विदेशी मंत्रालय के तौर से और जो फॉरेन अफेयर्स है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, ये वार्ता होती रहती है।
और बहुत जल्दी मुझे लगता है हम इस कश्मीर को अपना हिस्सा बना पाएंगे। तो कश्मीर की प्रॉब्लम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी प्रॉब्लम को बनाया गया था पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया और वो इसको गलती तरीके से हथियाना चाहता है, जबकि ये हिस्सा हमारा है। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह साहब थे, उन्होंने ये समझौते पंडित जी के उनके बीच में समझौता हुआ था और उन्होंने कहा हाँ मैं कश्मीर को भारत में शामिल करने का इच्छुक हूँ। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इतना बोलने के बाद भी क्यों हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ज़बरदस्ती इसको कैप्चर करने में लगा हुआ है? गलत सोच है उनकी। जब राजा ने कह दिया कि मैं हिंदुस्तान में जाना चाहता हूँ, तो फिर ज़बरदस्ती अपने मिलिट्रीज का अटैक करवा के उसको छीन लेना, ये तो कहीं की राजनीति नहीं है और इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग गलत है। तो इस वीडियो में मैं बता दूं आपको एक चीज़, मैं पुरजोर इस बात का समर्थन करता हूं और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल साहब, इन दोनों की इच्छा थी और इन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन पाकिस्तान की कुछ हरकतें ऐसी रही कि उस एरिया को डिस्प्यूट कर दिया गया, नॉट फ्रॉम द इंडिया, फ्रॉम द पाकिस्तान। तो बच्चों याद रखिए, कश्मीर भारत का हिस्सा है, हिस्सा रहेगा और हम इसे लेके छोड़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिनके लिए दोनों सरकारें समय समय बात करती रहती हैं। दोनों सरकारें का मतलब है दोनों देशों की सरकारें। यूएनओ में इसकी जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब कश्मीर के राजा साहब साफ साफ कह रहे हैं कश्मीर भारत का हिस्सा है और मैं कश्मीर को, मेरे कश्मीर को, क्योंकि जब प्रिंसली स्टेट थे उस समय कश्मीर इंडिपेंडेंट था, इनके राजा इंडिपेंडेंट थे और उनकी इच्छा थी कि भारत का हिस्सा होगा, मैं भारत में शामिल करूंगा। तो मुझे अब एक चीज़ बताइए, कोई अगर आदमी आपसे कहता है कि ये गिफ्ट मैं फला चीज आदमी को देना चाहता हूँ, तो आप मुझे ज़बरदस्ती ये तो कहेंगे नहीं, नहीं उसको मत दे, मुझे दे दे, और आप ऐसी हरकतें करेंगे तो एक आपकी तरफ से गलती होगी ना। तो प्यारे बच्चों, कश्मीर पे डिस्प्यूट पाकिस्तान ने किया है, इंडिया ने नहीं किया है, क्योंकि इंडिया को डिस्प्यूट करने की जरूरत ही क्या है। जब कश्मीर के राजा साहब कहते हैं कि मैं कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, और इसकी समझाइश किसने करी? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जो होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल साहब ने, और वो तैयार हो गए। लेकिन हम क्या देखते हैं, अचानक पाकिस्तान अटैक करवा देता है कश्मीर पर और कुछ एरिया हमारा ज़बरदस्ती हमारा एरिया कब्जा कर लेता है, ओवरथ्रोन। हम इसको अपोज करते हैं और फिर बाद में क्योंकि दोनों मुल्क अलग बन चुके हैं तो इंटरनेशनल बेसिस के अकॉर्डिंग फिर अभी यूएनओ में मैटर पेंडिंग है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम तो कहते हैं भाई यूएनओ की जाने की जरूरत क्या है, कश्मीर हमारा ही रिटर्न में हमारे पास लिखा हुआ है। तो इस तरह से कश्मीर देसी रियासत है, हिंदुस्तान का हिस्सा है और ये एक प्रॉब्लम पाकिस्तान द्वारा क्रिएट की गई है और कश्मीर पूरा एक बार हमारा होके रहेगा। इस बात को पाकिस्तानी मुल्क के लोगों को सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार के पास प्रॉपर इस चीज़ की एविडेंसेस हैं। तो ये कश्मीर प्रॉब्लम थी। हैदराबाद जूनागढ़ की कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं थी। पटेल साहब ने समझाया निज़ाम साहब को, और जूनागढ़ के जो महाराज से उनको समझाया और वो बड़े प्यार से इसको मान गए। फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके महात्मा गांधी जी। आप जानते हैं फादर ऑफ द नेशन, उनको धोखे से मारा गया था, जो एक बहुत दुखदायी घटना थी हिंदुस्तान के लिए और काफ़ी समय तक हम इसी को बढ़ नहीं पाए, क्योंकि महात्मा गांधी का इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और हम हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं और मैं भी महात्मा गांधी जी को नमन करता हूँ। उनका देश में योगदान, आज़ादी में योगदान हम भूल नहीं सकते। ठीक है, अब आता है जब देश आज़ाद हो गया, कुछ प्रॉब्लम बनी, सॉल्व हुई, अब आती है बात कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ शामिल करें। तो बच्चों वी ऑल आर अवेयर, थोड़ा मैं हिंदी ज़्यादा बोल रहा हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को समझ में आना चाहिए। 15 अगस्त 1947 इंडिया गेट इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू की विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी शुड फ्रेम। Children, we opt the democratic parliamentary form of government, but which type of constitution we require? What are the important features required we should include in the Constitution of India? Finally, our Constitution making committee, the Assembly is formed, and we introduce the new Constitution under the instructions of Dr. B.R. Ambedkar Sahib. Children, remember, we should not forget the कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ बहुत सारे मुल्कों की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उन्होंने देखा, समझा उन्होंने, और फाइनली आफ्टर 2 years 11 months 18 days कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना,
फाइनली 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था हमारा 26 नवंबर 1949, बट इट इज़ इन्फोर्स और इम्प्लीमेंट हम कह सकते हैं 26 जैन 1950। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। और बच्चे बता दूं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी स्पेशली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने पूरी कोशिश करी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऐसी चीज़ें शामिल कर पाएँ जो देश के आगे आने वाले 100, 200, 500 सालों तक हमें कोई चेंज करना नहीं पड़े। बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जो फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ को साथ लेके चलता है, और व्हाट इज द फेडरल सिस्टम, और बहुत सारी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे, टीचर पढ़ा चुके होंगे आपको। लेकिन हमको, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑनरेबल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ए वेल नॉलेज और पर्सन ऑफ लीगल मैथड। एंड आप बता दूँ कि वो भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर भी बने, और पूरा देश उनको नमन करता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका योगदान है उसको भी नमन करता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं बहुत स्पीड चलता हूँ कि चैप्टर बड़ा है, मैं चाहता हूँ बच्चे इसको देखे समझें। बच्चों, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्स कंट्री होने के वजह से ये हर कंट्री में होता है, छोटे मोटे इशू चलते रहते हैं। अब बात आती है कि इंडिया में लैंग्वेज कौन सी रखी जाए। फाइनली जो हमारे यहाँ पर सदर्न स्टेट हैं, उनके बीच में नॉर्दर्न स्टेट में कोई डिस्प्यूट हुआ, और लेकिन कुछ प्रोसेस के साथ हिंदी को हमारे यहाँ पर राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। बट उस चीज़ को लेकर कुछ स्टेट जो थे वो नाराज़ हुए, और फाइनली 1956 में लैंग्वेज कमीशन बना, और ये आपके स्टेट रिकॉग्निशन के बेस पर हमारे यहाँ पर ये थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। तो आज जो हमारे देश में जो नॉर्थ के अलावा जो स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट जो हैं, उनमें हिंदी एज ए थर्ड लैंग्वेज है, और जो नॉर्थ के स्टेट है उनमें फर्स्ट लैंग्वेज है। तो फाइनली हमने लैंग्वेज के डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया, और 1956 में स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन के तहत कुछ नए स्टेट बने। मैं बता दूं आपको ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पर कुछ स्टेट बने, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जिनका ओरिजिन ही लैंग्वेज की बेस पे हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ मान लीजिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की, या मुंबई स्टेट की बात करते हैं, बॉम्बे प्रोविंस था भले, तो उसके कुछ पार्ट पर तो लोग गुजराती बोलते थे, कुछ हिस्से पर वो मराठी बोलते थे। तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए हमें 2 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, और वो स्टेट बने लैंग्वेज की बेस पे। क्योंकि बच्चों बता दूं आपको, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब भाई मैं कुछ आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी लैंग्वेज, तो बेटर कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। और आज इंडिया एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। भारत के हर स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज पे काम करते हैं। इस पर न भारत सरकार को, न रीजनल लैंग्वेज स्टेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कम्युनिकेशन के लिए हमने आराम से हिंदी को एज वेल एज इंग्लिश को हमने फॉलो कर रखा है। चलिए, 5 ईयर प्लान वेरी इंपॉर्टेंट। After independence of India, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, he was very much concerned about the development of India. कि भारत का डेवलपमेंट होना चाहिए, भारत के हर हिस्से का डेवलपमेंट होना चाहिए, भारत की हर जाति धर्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसी मुद्दे पर पंडित जी ने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया। चिल्ड्रन, 5 ईयर प्लान मीन्स द प्लानिंग ऑफ फॉर डेवलपमेंट कंसर्न विद द 5 ईयर। 5 सालों में भारत के डेवलपमेंट को बांट दीजिए। इसे हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजना। इट मीन्स जब नेहरू जी को लगा कि यार भारत का डेवलपमेंट इतनी आसानी से तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 ईयर प्लान बनाते हैं। एंड इन द 5 ईयर प्लान द पंडित जी गिव द इम्पोर्टेंस टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, पंडित जी वेरी मच कंसर्न दैट इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन ऑल मैटर एंड इट शुड बी गुड एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब बिना इकोनॉमी के भाई कंट्री डेवलप कैसे होंगे? तो हमने क्या किया, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फीचर्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन इंडिया, वी द इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी को हमने इंपॉर्टेंस दी, इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दी हमने, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी हमने, और विमेन एम्पावरमेंट को इंपॉर्टेंस दी हमने और बहुत सारे हिस्से थे उनको हमने इंपॉर्टेंस दी। इंडस्ट्रीज को, छोटे उद्योग, बड़ी उद्योग, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको इंपॉर्टेंस दी। तो माय डियर स्टूडेंट, 5 ईयर प्लान का मतलब ये होता है, द 5 ईयर प्लान इज बेसिकली कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इट्स इंक्लूड द कंटेंट इंक्लूड दैट वी डिवाइड द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 5 years,
और 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन. Sometimes students are confused कि what is the meaning of planning commission and what is the difference between planning commission and 5-year plan. Children, 5-year plan is a plan for development and planning commission is an institution. It is an institution. But remember, this is not constitutional institution. और इन फाइव प्लानिंग कमीशन अपनी कि देयर इज अ कमेटी एंड पीएम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय नेहरू जी थे, ही वॉज चेयरपर्सन, एंड नेहरू जी एंड हिज कैबिनेट are right to enforce the policy and program and suggestion given by the 5-year plan. तो इस तरह से 5-5 सालों को रखते हुए इंडिया का डेवलपमेंट शुरू हुआ. इंडियन रिलेशन विद नेबर कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. बच्चों मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही खुले दिमाग के समझदार इंसान, और उनको एक बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि नेबर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए. एंड ही वॉज वेरी मच कंसर्न कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे हैं तो भारत मजबूत मुल्क होगा. और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पंडित जी की पॉलिसीज, जिसमें उन्होंने पंचशील 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस इंट्रोड्यूस किया, नाम को इंट्रोड्यूस किया, आज भी इंडिया के लिए रिमार्केबल है. और इसको हम भूल नहीं सकते पंडित जी कॉन्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश आज़ाद हुआ, अब आपको दूसरे मुल्कों के साथ संबंध बनाने हैं, कैसी पॉलिसी रखनी, कैसे प्रोग्राम रखने. ये पंडित जी की दूरदर्शिता का नतीजा था कि हमने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. चाइना के साथ 5-year प्लान पंचशील प्लान इंट्रोड्यूस किया. और बट हम तो अच्छे हैं ना, लेकिन दूसरा अच्छा थोड़ी है. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि हमें लड़ाई भी लड़नी पड़ी. एक बार हारे कोई बात नहीं है, बट आज भारत एक सुदृढ़ कंडीशन में मौजूद है, क्योंकि हमारे साथ धोखा किया गया 1962 में चाइना वॉर में. लेकिन ये मैं बता दूं कि आज भारत इस कंडीशन में कोई पड़ोसी मुल्क हमारी तरफ आंख नहीं उठा सकता. उसको मालूम है भारत की ताकत कैसी है. लेकिन इस ताकत की शुरुआत कहीं ना कहीं इंडिया इंडिपेंडेंस के साथ, और प्रथम जो सरकार थी पंडित जी की, उस सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन हम भूल नहीं सकते. तो इसमें कुछ टॉपिक है, कुछ नेबर कंट्रीज के नाम है, मैं बताता हूँ. इंडिया और पाकिस्तान. बच्चों, मीडिया क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि भारत ने कभी पाकिस्तान के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे और कोई मुद्दे हो. बट पाकिस्तान, मेरे समझ में ये नहीं आता, मैं बचपन से सुन रहा हूँ, क्यों बिना मतलब इंडिया से जरूरी से रखता है, क्यों ऐसी दुर्भावना फैलाता है पाकिस्तान. मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता. भाई आपका अपना मुल्क है, आप अपनी सरकार चलाइए, हम अपनी सरकार चलाते हैं, आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, हम अपना डेवलपमेंट करते हैं. और पड़ोसी के नाते अगर आपको कुछ हमसे हेल्प चाहिए, तो भारत की कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने अपनी संप्रभुता पर तो समझौता नहीं किया. संप्रभुता को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सोवरेनिटी. इट इज़ ए एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. और हम क्यों करेंगे, हम क्या दबे हुए किसी से. तो हमने अपनी संप्रभुता पर समझौता ना करके समझौता नहीं किया. लेकिन पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ के हमसे विनम्रता से कोई हेल्प मांगी है, देखो बच्चों मैं आपको भी समझाता हूँ ये चीज़, आपको किसी से हेल्प चाहिए और आप अगर कहेंगे मुझे हेल्प कर, तो भैया आज तारीख में कोई नहीं करता. ये बात मुल्कों पर भी लागू होती है, कंट्रीज पर लागू होती है. तो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात करूंगा मैं, तो वैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप कोई खास अच्छे नहीं रहे. इसके जिम्मेदार हम नहीं है. रिमेंबर, मैं इस वीडियो में साफ साफ बता रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इसके लिए भारत सरकार की कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं है. अब पाकिस्तान ही हमसे आगे कहेगा आ बैल मुझे मार, तो हम क्या अपना बचाव नहीं करेंगे? करेंगे भाई. इंडिया के पास किस बात की कमी है? एक सुदृढ़ सरकारें हमारे यहाँ पर है, मिलिट्री है, पब्लिक का साथ है, जनता का साथ है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके चलते हैं हम लोग. तो फिर हम तो कोई चुप थोड़ी बैठेंगे इसमें. लेकिन पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो भाई जवाब तो करारा मिलेगा उसको, ये बात पक्की है. तो इंडिया पाकिस्तान की जब रिलेशनशिप की बात आती है तो इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे बीच में हैं. कश्मीर का मुद्दा जो हमने नहीं, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया मुद्दा है जिसको डिस्प्यूट बना के छोड़ दिया उन्होंने. और बहुत जल्दी हम इसको सोल्व कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़. कश्मीर का मुद्दा डिस्प्यूट मुद्दा बना के छोड़ दिया पाकिस्तान ने. बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, बॉर्डर में गोलाबारी चलती रहती है, स्मगलिंग हमारे यहाँ पर, मिलिटेंस हमारे यहाँ पर इन्होंने कर रखा है. क्यों भाई, तुम चाहते क्या हो? अगर इंडिया से मुकाबला नहीं कर पाए चुपचाप बैठ जाओ. तो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात आती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रह रहे हैं, वो आगे आप हायर स्टडीज़ पढ़ेंगे तो ये रिलेशनशिप है. उसके बाद अब शिमला एग्रीमेंट की बात आती है. तो मुझे जब 1972 में बांग्लादेश बना, हम नहीं गए थे पाकिस्तान के पास. पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बना,
वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय ऑनरेबल इंदिरा गांधी जी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारी हेल्प कीजिए। अब यार कोई हेल्प कर मांगेगा तो इंडिया तो सब हमेशा ही शांति की बात करता है, और कोई हेल्प मांगे तो हम हेल्प करेंगे। अब इस चीज़ के लिए पाकिस्तान नाराज हुआ बैठा है हमसे कि हमारा एक हिस्सा तोड़वा दिया इंडिया ने। अरे भाई, बांग्लादेश बना है, आप उन नेताओं से पूछते उस समय कि हमने तोड़वाया या तुमने ऐसी हरकत करी कि बेचारों को अलग निकलना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हैं जिसके लिए गलती, आप कभी बच्चों बहुत बड़ी किताबें पढ़ेंगे भविष्य में, आप पढ़ के देखिए इनको कि आपको लगेगा कि यार हम तो चुपचाप बैठे रहते, कोई हमारे आके कहता है कि आ बैल मुझे मार। अरे भाई, हम तो कुछ कहते नहीं है। इंडिया को वैसे भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पंडित जी ने साफ इंट्रोड्यूस किया है, वी विल नॉट इंटरफियर इन एनी कंट्री इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। किसी कंट्री के हम आंतरिक और बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था शांति को हम खराब नहीं करेंगे। तो भाई पाकिस्तान भाई, तुम क्यों हमको परेशान करे जा रहे हो? और परेशान करोगे तो इंडिया ऐसा तो नहीं कि हाथ जोड़ेगा भाई परेशान मत कर, फिर वो भी जवाब देना जानता है और जवाब देता रहे। और पाकिस्तान इस बात को जानता है कि जितने भी वॉर इंडिया पाकिस्तान बीच में हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने हमसे मुँह की खाई है। कश्मीर शिमला एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट में साफ साफ हमने बोला ये चीज़ कि अभी दोनों के बीच में शांति रहेगी। समझौते भी हुए, रिटर्न में दोनों आर्मी जो चीफ थे उस समय लड़ाई के समय समझौते हुए, फिर वही चाल। तो शिमला एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट था, इसमें इन दोनों कंट्री के बीच में शांति एग्रीमेंट हुए, कुछ समय तक शांति रही, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता। इंडिया बांग्लादेश जो कंट्री है, बांग्लादेश का जन्म ही इंडिया के सहयोग से हुआ है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसे डिस्प्यूट हैं जिनके चक्कर में दोनों देशों मुल्कों के बीच में शांति रहती है, कम रहती है, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमें कहना पड़ेगा। बॉर्डर डिस्प्यूट उनके बीच में भी है, हमारे बीच, जबकि हमने बनाया। लेकिन बात आती है कि भाई अब आप तो अच्छे हैं, अब सामने वाला आपसे आगे अगर ज़बरदस्ती आपसे परेशान करेगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट है, ठीक है। लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंडिया ने साफ साफ ये कह रखा है और लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर, कि हम किसी पड़ोसी मुल्क के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, हम अटैक करने में भी विश्वास नहीं करते। ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और बहुत बड़े मुल्क नहीं है, इंडिया आराम से इनको सबक सिखा सकता है, सिखाए भी है। लेकिन बात यह आती है कि हम जानते हैं कि लड़ाई में किसी भी कंट्री को कोई खास प्रॉफिट नहीं होता, और हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन दूसरे मुल्क नहीं मानते। अब दूसरे मुल्क जब नहीं मानते तो भाई उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। हम कोई छोटे मोटे कंट्री है क्या? वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम लोग। फिर आता है इंडिया चाइना भी कम नहीं है बच्चों, बता दूँ आपको। 1962 में किया उसने हमारे साथ, हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विश्वास था उसको विश्वास को उन्होंने कुदेरा। बाद में हम समझ गए आज चाइना भी इतना आसानी से हम पे अटैक करने की सोचता नहीं है, और क्यों करेगा। लेकिन कुछ हिस्से उसने हमारे अपने अंडर में करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने, चाहे थल सेना हो चाहे वायु सेना हो, उसने उससे करारा जवाब दिया है। चाइना और इंडिया के बीच में कोई खास डिस्प्यूट रहते नहीं, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट है, कुछ अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्से पर डिस्प्यूट है। लेकिन दोनों सरकारें इस समझौते पहुंचती हैं कि जो भारत का हिस्सा है भारत को मिल जाना चाहिए, लेकिन कुछ डिस्प्यूट बने रहते हैं इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट जो आपको समझना है बच्चों, पंचशील एग्रीमेंट में इसको एग्री किया था, पंडित जी ने इसको प्रेजेंट किया था, इसको चाइना ने एग्री किया। पंचशील एग्रीमेंट, पंच मतलब 5, मैं क्लियर बता दूँ, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस है जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जी ने इंट्रोड्यूस की थी, और चाइना ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ हम 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस पे काम करेंगे, इस पर बिलीव करते हैं हम लोग। बट जमीन की पता नहीं क्या भूख है चाइना को, कि चाइना कुछ से कुछ घुसपैठ करता रहता है। तो 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस। अब आता है इंडिया नेपाल के बीच में कोई कभी, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई विशेष डिस्प्यूट नहीं रहे। हमारा अच्छा पड़ोसी मुल्क है, छोटा देश है, हम उसका सम्मान करते हैं। वैसे भारत सभी देशों का सम्मान करता है, यही तो भारत की खास बात है बच्चों। भारत की खास बात यह है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क के साथ भी कहता है कि हाथ मिला के संबंध रखना चाहता है। लेकिन पड़ोसी मुल्क अगर ये दिखाएगा तो भैया हम थोड़ी कम है, फिर हम भी ये दिखाएंगे, पक्की बात है। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई, अपने मोहल्ले में भी, अपने घर में भी, आसपास हम देखते हैं पड़ोसी से जितना प्यार से हम लोग रहते हैं, वो अगर प्यार से रहता है तो इससे बड़ा माहौल ही नहीं हो सकता। अरे भाई, वर्ल्ड में एक अप्रोच रखो ना आप लोग,
वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, हम सब आपस में परिवार हैं। जमीनों ने मुल्क बना दिए हैं, लेकिन दिलों में नफरत थोड़ी होनी चाहिए। अब कुछ मुल्क ऐसा करते हैं तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भैया कोई कंट्री दबा होनी है किसी से। तो इंडिया नेपाल के बीच में संबंध अच्छे हैं, कोई विशेष कोई कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज नहीं है, और भारत हमेशा नेपाल की हेल्प करता रहा है जब तक नेपाल की जरूरत पड़ी है। नेपाल बट नेपाल की मैं बता दूं आपको एक बात, मैं कहना चाहूँगा बीच में कि भारत ने किसी भी कंट्री की संप्रभुता, यहाँ पर बच्चों आपको एक इंग्लिश मीडियम की आप बच्चे हैं, यू हैव कन्फ्यूजन कि संप्रभुता क्या है। दिस इज कॉल्ड सोवरेनिटी, और सोवरेनिटी का मतलब होता है ए कंट्री इज फ्री इन टर्म्स ऑफ इंटरनल मैटर एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो वन कंट्री कैन नॉट इंटरफेयर एज इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर। अब इसको मैं और शब्दों में समझाता हूँ आपको। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब मुझे एक चीज बताइए, भारत में आकर कोई विदेशी कंट्री ये कहे कि यार तुम्हारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तुम इसको प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर लो। अरे भाई, हमारा मुद्दा है, हमारी कंट्री है, हम इंटरनल किस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे, गवर्नमेंट कैसी होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, पब्लिक के राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे, हम देख लेंगे ना, तुम अपना काम करो ना। इसका मतलब ये इंटरनल मैटर था। एक्सटर्नल मैटर कोई कंट्री में सजेशन दे, कभी कभी वर्ल्ड की कुछ ताकतें हैं जो में सजेशन देती है कि कश्मीर प्रॉब्लम आपकी है। मैं कश्मीरी प्रॉब्लम की बात बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वाकई में मीडिया, अखबार, सब में सब बच्चा जानता है तारीख में कश्मीर प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो मैं उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में शालीनता से बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए ध्यान से। कुछ बड़े कंट्री कहते हैं, ताकतवर कंट्री, कि हमें आगे लाइए, हम कश्मीर प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। इंडिया कहता है भाई प्रॉब्लम सोल्व क्या करोगे, प्रॉब्लम तो है ही नहीं। प्रॉब्लम तो तब होती जब मैं कहूँ कि भाई ये पेंसिल का टुकड़ा आधा तेरा है आधा मेरा है। अरे भाई, जिसने पेंसिल दी है उसने साफ साफ कह दिया ये तो हिस्सा पूरा तुम्हारा है, मैं तो आपको ये हिस्सा आप मिलाता हूँ। अब दूसरा आगे हमसे नहीं हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, तो उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो बड़े भाई साहब कंट्री, आप अपनी जगह अपना काम कीजिए, हम अपना मैटर सुलझा लेंगे। भारत कभी भी द्विपक्षीय वार्ता पर विश्वास नहीं करता। भारत कहता है जिस कंट्री को लगता है कि डिस्प्यूट है, सामने आए बात करे, वो सामने आना चाहता नहीं है, क्योंकि वो तो जबरदस्ती छीनना चाहता है ना। जैसे मान लीजिए दो भाई बहन आइसक्रीम खा रहे हैं, अब पापा जी ने कह दिया भाई ये आइसक्रीम कप तेरा है। अब बड़ा भाई या छोटा भाई उस कप में से भी अपना हिस्सा लेना चाहता, ले भी नहीं रहा, छीन रहा है, तो ये तो कैसे चलेगा। तो कश्मीर में जबरदस्ती उसको ओवरटेक करे बैठे हैं उसकी हमारे हिस्से को, और उसे वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी लोग। भाई वो हिस्सा तो इंडिया का हिस्सा है, तुम कभी ना कभी तुम्हें देना पड़ेगा इंडिया को, कभी ना कभी तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो जबरदस्ती टेररिस्ट के थ्रू हिस्सा छीनने की कोशिश की हमसे, और बाद में इसको इंटरनेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया। है नहीं इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये। चलिए, तो मैं नेपाल की बात कर रहा था। तो नेपाल और भारत के बीच संबंध अच्छे हैं, कोई विशेष कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नेपाल में पहले राजतंत्र था, अभी भी राजतंत्र की कुछ झलकियाँ वहाँ पर हैं, और भारत हमेशा नेपाल के बीच में हेल्प करता रहा है। इंडिया, भूटान, इंडिया, म्यांमार, ये सब छोटे मुल्क हैं, लेकिन भारत इन छोटे मुल्कों को भी इम्पोर्टेंस देता है। भारत कभी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा मुल्क हूँ, बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ा मेरा एरिया है। नहीं, भारत हर छोटे से बड़े, हर कंट्री की संप्रभुता, उसकी कल्चर का सम्मान करता है, और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। कुछ के साथ नहीं होते, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो सबको ऐसे बाएं फंसा के बोले आओ गले मिलो, लेकिन तो गले मिलने के नाम पर हमारे पर अटैक करोगे तो भैया वो तो बर्दाश्त नहीं है। फिर हमारी आर्मी, सेना, सरकार, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे जनता हो, सब एकजुट है, और ऐसा हमने बहुत बार देखा भी है। इंडिया श्रीलंका के बीच में कोई डिस्प्यूट खास नहीं है इंडिया के बीच में, लेकिन वहाँ लिट्ठे को लेकर कुछ गतिविधियाँ होती रहती है श्रीलंका में। लिट्ठे क्या है? लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। भारत सरकार हमेशा से किसी विदेशी मुल्क के द्वारा मांगी गई हेल्प जो आतंकवाद के विरुद्ध है, उसको खात्मे करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज रेडी। तो लिट्ठे क्या है? श्रीलंका में एक अनऑथोराइज्ड ग्रुप है, और उस ग्रुप को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए वहाँ की सरकार ने हमारे सरकार से हेल्प मांगी,
और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स इसकी उनकी हेल्प करी। जितनी हेल्प उन्होंने मांगी उतनी हेल्प हमने करी। इस चीज़ को लेकर कुछ श्रीलंकन और हमारे बीच में कुछ तनाव रहे हैं, लेकिन आज की टाइम बात करें तो तनाव मेरे ख्याल से ना के बराबर है। वो अपनी कंट्री में सुखी हैं, हम अपनी कंट्री में सुखी हैं, कोई विशेष प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर नहीं है। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, मैंने यहाँ पर आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो बातें बताई, पड़ोसी मुल्क के साथ बात बताई, मैंने आपको ऊपरी बातें बताई हैं जो 8th क्लास के बच्चे के लिए जानना जरूरी है। टॉपिक बहुत डीप है और मैं इन टॉपिक्स को डीप में ले जाकर बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर आपको नॉलेज की आवश्यकता है तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, या जब आप बड़े होकर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेंगे तब आप इसको समझ सकते हैं। अभी आपके एग्जाम के लेवल पर इतना काफ़ी है। पॉलिसी और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ये टॉपिक मेरा तब से बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है क्योंकि मुझे इसको पढ़ाने में सुनने में बहुत मजा आता था। चिल्ड्रन, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, इससे हम नाम भी कहते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द वर्ल्ड इज डिवाइड, और मैं कहूँ बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द वर्ल्ड इज डिवाइडेड टू ग्रुप अनऑथराइज। वन ग्रुप लीड बाय यूएसए, another group that is led by the USSR. USSR is not existing. अब इसकी जगह रशिया है। इसकी जगह तो नहीं, मैं पूरी थोड़ी सी कहानी मुझे बतानी पड़ेगी इसके लिए। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, 1989 में इसका डिवीज़न हो गया और यूएसआर के कुछ जो कंट्री ग्रुप थे, सदस्य थे, वो अलग हो गए। उनमें सबसे बड़ा कंट्री जो था रशिया, वो आज यूएसआर को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट वर्ड भी ये मेरे ख्याल से पूरी तरह ठीक नहीं है। सबसे बड़ा कंट्री था, जो पावर जो यूएनओ की तरफ से यूएसआर को मिली हुई थी, वो अब रशिया के पास है। रशिया की वीटो पावर है। अब नाम क्या है बच्चों? अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, ये बात है 1947 की। अब पंडित जी का मैं कंट्रीब्यूशन भूल नहीं सकता बिल्कुल भी। यूएसए इंडिया को अपनी तरफ खींच रहा है, यूएसआर इंडिया को अपनी तरफ खींच रहा है। नेहरू जी ने सोचा, उनकी कैबिनेट ने सोचा, यार अभी तो आज़ाद होकर आए हैं हम लोग, और वापस किसी ग्रुप में शामिल करना, देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ आवर सोनिटी? इट मीन्स इफ वी जॉइन दिस यूएसआर ग्रुप और यूएसए ग्रुप, तो हमारी सोनिटी का मतलब क्या रहा? हम तो वापस एक मतलब दो कंट्री की बीच की कठपुतली बन गए। और इंडिया के लोग तो इंडिपेंडेंस में बिलीव करते ही हैं, सोनिटी बिलीव करते ही हैं। इंडियन गवर्नमेंट, पंडित जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही रिफ्यूज, नाइदर विल जॉइन द यूएसए नॉर यूएसआर, विल मेक आवर ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और इसके लिए मैं ताली बजाता हूँ। बहुत अच्छा डिसीजन था ये, बहुत अच्छा डिसीजन था। आज इस बात को यूएसए और रशिया जो है दोनों मानते हैं और वो इज्जत भी करते हैं। बच्चों एक बात याद रखना, ये थोड़ा सा मैं चैप्टर से हटी बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन रखते हैं समाज में, क्लास में, कॉलेज में, व्यापार में, तो एक बार तो लोगों को बुरा लगेगा कि यार हमारी तरफ नहीं आया, लेकिन वो लोग बाद में आप इज्जत करेंगे, जैसी इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होती है। तो नाम क्या है? नाम is a group of the countries that make and believe their own foreign policy. They are not interested to join USA or USR group. अभी नाम के जहाँ तक मुझे पूरी तरह शायद याद नहीं है, मोर देन 150 मेंबर्स हैं नाम के, और इसके जो प्राइमरी मेंबर थे उसमें इंडिया एक मेंबर था जिसे लीड किया। भारत, इंडिया, इजिप्ट और यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया भी, इन 4 कंट्री फाउंडर कंट्री हैं। और नाम की पॉलिसी क्या है? वी विल नॉट वी विल नॉट इंक्लूड इन यूएसए मैटर्स और यूएसआर मैटर। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चले जाएंगे और दोनों कंट्री के बीच में वर्ल्ड में कुछ हो रहा है तो हम दखल लेंगे, नहीं। नाम का मतलब ये नहीं है। नाम ये कहता है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट ये कहता है कि वी विल मेंटेन एंड वी विल इंट्रोड्यूस आवर ओन फॉरेन पॉलिसी, बट इन केस देयर इज समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग बिटवीन द कंट्रीज, चाहे वो यूएसए करे, चाहे वो रशिया करे, चाहे वो कोई कंट्री करे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे कि सब हम तो इधर भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे। नहीं, इंडिया कहता है नाम में कि हम एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना रहे हैं, बट इसका मतलब ये कभी नहीं कि हम किसी इंटरनेशनल ऐसे इलीगल मैटर्स को हम लोग अपोज नहीं करेंगे। हम करेंगे, वर्ल्ड में कुछ गलती हो रहा है तो हम उसको अपोज करेंगे, और यही नाम की पॉलिसी है।
बट वी विल नॉट वर्क इन अ प्रेशर ऑफ एनी कंट्री। और इसलिए भारत नाटो का मेंबर नहीं है आज तक। नाटो इज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड इंट्रोड्यूस बाय यूएसए ग्रुप। वार्सो पैक्ट 1955 इंट्रोड्यूस बाय यूएसए। भारत इनमें से किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है। दबाव की राजनीति चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, हम उसको सहन नहीं करते। हम अपना पक्ष रखते हैं। यूएनओ में भी हमेशा हम अपना इंडिपेंडेंट पक्ष रखते हैं। हम किसी कंट्री के प्रेशर में आके नहीं रहते। और भारत के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा इसी पॉलिसी बिलीव करते हैं कि भारत की अपनी एक विचारधारा है और भारत उस विचारधारा पर ही काम करेगा। किसी बड़े मुल्क, ये दोनों बड़े मुल्क हैं तो मैं बता रहा हूँ, बड़े मुल्क और ये गुट हैं, इनके किसी गुट में शामिल कभी नहीं होगा। और ये भारत के लिए एक प्राउड की बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं मोस्ट ऑफ चैप्टर्स में इसमें टॉपिक कवर कर चुका हूँ। इंडिया यूएसए, जब इंडिया और यूएसए की बात करता हूँ मैं, तो भारत के और अमेरिका के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। और मेनली इनके बीच में जो संबंध रहे हैं वो रहे हैं व्यापारिक संबंध। भारत एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टर्म में अमेरिका हमारी इज्जत करता है और वो मानता है कि बिना भारत के सहयोग के और बिना भारत के कॉपरेशन के कोई भी कंट्री वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। भारत को अभी सम्मान के तौर पर G20 का मेंबर बना दिया गया है और बहुत जल्दी हम लोग वीटो पावर भी लेंगे और G7 कंट्रीज़ के मेंबर बनेंगे। हम लीड भी करेंगे। भारत जो है पिछले करीब एक दशक में इन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अमेरिका के साथ और अमेरिका से कई मुद्दों में वो आगे बढ़कर भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरह से प्रेजेंट कर पाया है, स्पष्ट कर पाया है, मुखरित कर पाया है। तो भारत और अमेरिका के बीच में संबंध कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं क्योंकि अमेरिका कभी कभी दबाव की राजनीति करता है। यहाँ पर बता दूँ आपको कि एक जो पॉलिसी थी, एक प्रोग्राम था CTBT, ये आपकी बुक में नहीं है, इतना बच्चों को बता दूँ, उसमें अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव डाला कि भारत इस पर साइन कर दे। और वो क्या ट्रीटी थी? कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। आई एम रिपीटिंग, CTBT, कंपैरेटिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, द इंडिया एंड कंट्रीज लाइक इंडिया आर नॉट अथोराइज्ड टू टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अरे भाई, छोटे कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, इंडिया क्यों नहीं कर सकता? इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन कुछ कंट्री, मैंने बताया ना, बड़े कंट्री जो है वर्ल्ड में, वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा दबदबा बना रहे। बट भारत ने इसका भी अपोज किया। इस मुद्दे पर भारत अमेरिका के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, बट अब ठीक है। और अमेरिका इस चीज़ को स्वीकार करता है कि हम भारत को अवॉइड नहीं कर सकते, ना इकोनॉमिक टर्म में, ना कल्चर में, ना बिजनेस में। और आज भारत जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह है। इस बात को वर्ल्ड के हर कंट्री, चाहे वो चाइना हो, फ्रांस हो, रशिया हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, इटली हो, अरे अमेरिका हो, वो मानता है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इसको हम नकार नहीं सकते। ये बात अमेरिकन गवर्नमेंट मान चुकी है। और कुछ आप भी बच्चे हैं, लेकिन आप टीवी न्यूज़ पर देखते होंगे कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स में आप देखते होंगे भारत को महत्वपूर्ण स्थान मिला गया है, एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। मेरे ख्याल से बच्चों, जितना 8th क्लास लेवल पे टॉपिक होता है उतना मैं कवर कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होगा और देरी से टॉपिक बनाया इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आपके जो और टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक सबके लिए हैं। 8th क्लास के बच्चे कोई भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आगे टॉपिक मैं बहुत जल्दी आपको इसमें वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों, इन वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा कि बच्चे क्लास में ना पढ़ें, लेकिन बच्चों की इच्छा रहती है मुझे सुनने की, क्योंकि मैं इन टॉपिक्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। कहीं पर कुछ शब्दों के हेर फेर में कोई गलती हुई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं मेरे मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं बता दूँ कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस चैप्टर में बहुत कुछ हमने भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा है। और मुझे मेरे देश की विदेश नीति, हमारे प्रधानमंत्री जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन दोनों की पॉलिसी का सम्मान करता हूं मैं। और मैं समझता हूं कि हर बच्चे को अपनी देश की फॉरेन पॉलिसी को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने विचार बनाने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।